हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे चैप्टर का, लाइन टू लाइन हम एक एक चीज़ समझेंगे। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस है, आप आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं सब कुछ क्या है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ मैटर है। और मैटर किससे बनी होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। ठीक है, बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम एंड मॉलिक्यूल से कोई भी जो मैटर है वो बनी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम। अलग अलग तरीके के मैटर जो है ना, अलग अलग तरीके का दिखता है, वो अलग अलग एटम्स की वजह से, क्योंकि सारे के सारी चीज़ें एटम से मिलकर के बनी होती हैं। अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, तो जिस टाइप के एटम से जो मैटर बना होगा वो उसी टाइप का होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो जो एटम है एक एलिमेंट ए का, सपोज करिए एक एलिमेंट ए है और ये दूसरा एलिमेंट है बी। इस ए एलिमेंट का जो मतलब डिफरेंट है, ये दोनों आपस में अलग अलग क्यों है? इनके एटम में ऐसा क्या है कि ये अलग है और ये अलग है। सेकंड क्वेश्चन आता है, आर एटम्स रियली डिविजिबल? क्या एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है एटम को, एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन? और आर दीज स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम? तो क्या एटम को तोड़ा जा सकता है? क्या एटम से छोटा कुछ होता है? क्या एटम के अंदर भी कुछ होता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम चैप्टर में देखेंगे। ये ठीक है, वी विल लर्न, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे मॉडल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो शायद ऐसा हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मेजर चैलेंज जो था 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उनके पास ये था, वॉज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। काफ़ी बड़ा चैलेंज था 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट के आगे कि जो एटम है, ठीक है, जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एटम कैसा होगा दिखने में, किस टाइप का होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करनी थी 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट को, क्योंकि उन्हें नहीं पता लग पा रहा था कि एटम क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अंदर क्या कुछ है या नहीं है। और ये सारे के सारे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद ही हमें पता लगा कि एटम के अंदर क्या हो सकता है। जो वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट जो हमें पता लगता है, दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। पहला इंसिडेंट कि एटम भाई तोड़ा जा सकता है एटम को, ये हम लोग को कम्स फ्रॉम द स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हमने पढ़ा और किस किस कंडीशन में और कौन कौन से सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जब इस चीज़ की स्टडी करी ना हम लोगों ने, तब हम लोगों को काफ़ी समझ में आया कि एटम्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम लोग एटम के बारे में क्या पढ़ेंगे, एटम में क्या क्या होता है। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज़, इस चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर। मैटर में चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो हम लोग को कैसे पता लगेगा? तो एक एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल सी है, आप अभी भी कर सकते हैं। एक स्केल लीजिए, ठीक है, और उसको ना अपने सर के ऊपर रब करिए, हाँ, और फिर छोटे छोटे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर लेना है, छोटे छोटे से पेपर के टुकड़े कर देने हैं बारीक बारीक से। उसको आप किसी टेबल पे या अपनी नोटबुक के ऊपर रख लीजिए। फिर उसके बाद आप एक स्केल लीजिए, स्केल को अपने बालों पे रब कीजिए। फिर जब बालों पे आप स्केल को रब करेंगे ना, तो उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वो चार्ज फिर जब आप उस स्केल को, जिसको आपने अपने बालों पर, अपने सर पर रब किया है, उसको जब आप उन पेपर के पार्टिकल्स के पास लेकर के जाएंगे ना, तो पेपर के पार्टिकल चिपक जाएंगे स्केल पे। ठीक है, तो इसमें यही है कि कॉम्ब ड्राई हेयर, आपने सूखे बाल हैं उनको कॉम्ब करो। फिर डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब आपने जो अपने बिल्कुल सूखे बिना तेल लगे हुए बाल जब आपने काढ़े हैं, तो उसके बाद क्या, अगर उस कोम्ब से आप पेपर को अट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा। तो यही सारे के सारे इसमें एग्जांपल है। रब रॉड, ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, मतलब सिल्क क्लॉथ
सिल्क का कपड़ा लो और ग्लास की रॉड को आप उस पर रब करो और ब्रिंग द रॉड नियर इन्फ्लेटेड बलून, और फिर उस रॉड को एक बलून के पास ले जाइए। इन्फ्लेटेड बलून मतलब फूले हुए बलून के, तो फिर वो रॉड जो है बलून से चिपक जाती है। यही होता है, यही है हमारे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो ये सब हुआ क्या, इन एक्टिविटीज से हम लोगों को ये पता लगा कि जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक साथ में तो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होता है। ये चार्ज कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन जो है हम आंसर करेंगे आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये हम लोग को कैसे पता लगता है कि जब हम ये चार्ज कहाँ डेवलप होता है, कि ये चार्ज एटम के अंदर डेवलप होता है। हम आगे जब एटम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से रबिंग करने से वो चार्ज जनरेट हो जाता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है रिवील करने में ये चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस को, और इट वाज नोन बाय 1900 तक ये पता लगाया जा चुका था कि एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल। मतलब पता ये चला था 1900 तक लोग ये मानते थे कि एटम जो है ना उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जे थॉमसन जो थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना वो जे थॉमसन ने करी थी। तो द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। तो कम से कम एक डिविजिबल पार्टिकल, एटम के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, ये तो जे थॉमसन ने पता लगा लिया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन से पहले जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने 1886 में डिस्कवरी कर ली थी, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, कुछ अलग सी रेडिएशन की डिस्कवरी करी थी ई गोल्डस्टीन ने, इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज। तो गैस डिस्चार्ज के टाइम पे ना अलग सी उन्हें रेज उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी और उन्होंने क्या नाम रखा था, ई गोल्डस्टीन ने उनका नाम कैनाल रेज उसका नाम दिया था। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। दिस एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज। पहले देख लेते हैं, तो जो कैनाल रेज की उन्होंने डिस्कवरी करी थी तो इससे पता लगा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके अंदर चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट होता है साइन में, किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो एक नया चार्ज मिला है डिस्कवरी में, ई गोल्डस्टीन ने जो कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी उसकी हेल्प से हमें पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि चार्ज्ड है। एक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल तो है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा जो है उसका जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मगर उसका चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट है। तो इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका मास भी हमें पता लग गया था कि जो ये नया पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के अलावा इसका मास ना 2000 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव, ठीक है, निगेटिव के साइन से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा जो था वो था प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव के नाम से डिनोट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। तो मास जो है प्रोटॉन का उसको हमने 1 यूनिट बोला, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बोला कि नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, इसकी डिस्कवरी हमारे पास आ गई। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, मास नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मास, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और मास उसका 1 यूनिट लिया गया। इट सीम दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब हमें ये लगा कि एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक प्रोटॉन्स हो गए। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अपने चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, ये भी पता लगा कि प्रोटॉन जो है वो एटम के काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में है, प्रोटॉन वर इन इंटीरियर ऑफ द एटम। फॉर वेयर एज, ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। मगर देखिए प्रोटॉन्स जो हैं वो काफ़ी अंदर होंगे एटम के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से बहुत ही ईजिली रिमूव किया जा सकता है, मगर प्रोटॉन
प्रोटॉन्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोटॉन्स को रिमूव करना। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने और क्या आ गया, वो सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म, अब किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इन एटम्स के पार्टिकल्स का, ये आंसर हम लोगों को आगे मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट आर कैनाल रेज, कैनाल्स आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, है ना, और ये देखिए इसका आंसर, हम वैसे क्वेश्चन आंसर्स अलग से देख लेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि कैनाल रेज क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्कवर किसने करी थी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी 1886 में, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। तो कैनाल रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, और ई गोल्डस्टीन ने इनको डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, अगर एक एटम में एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या वो चार्ज होगा उसमें, नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल टू, देखिए एक 1 प्लस है और एक 1 माइनस है, तो आंसर तो 0 हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोगों को अब देखना है। तो हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखा है, तो वो हमें बताता है क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये हमें सजेस्ट करता है दैट एटम वाज इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। डाल्टन थ्योरी हम लोगों को बताती है कि एटम ना ही डिविजिबल है, मतलब हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और हम एटम को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, but the discovery of two fundamental particles, electron and proton inside them, led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory। but उन्होंने क्या कहा कि indivisible है, इसका मतलब एटम जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता, बट हम लोगों को आगे बाद में जाके पता लगा कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो डाल्टन की थ्योरी का ये वाला एस्पेक्ट तो निगेट हो गया, गलत साबित हो गया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अब हमें ये तो पता लग गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, अब हमें ये पता लगाना है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स बनाए। तो जे थॉमसन जो थे ना, वो फर्स्ट वन थे तो प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल सा प्रेजेंट किया था। थॉमसन का जो मॉडल था ना, वो क्रिसमस पुडिंग होती है ना, खाने की होती है, केक टाइप का मीठा होता है, तो उन्होंने कहा कि क्रिसमस पुडिंग की तरह एक एटम होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो स्फीयर में होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, मतलब हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है और बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, और पूरा का पूरा जो सरफेस है वो होता है प्रोटॉन्स का। तो ये बताया, और एक और कि हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि वाटरमेलन है, तरबूज है, तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है वो तो सारा प्रोटॉन हो गया, और तरबूज के ऊपर जो बीज होते हैं ना वो वाला हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस तरीके से जे थॉमसन ने हमें बताया था, एक्सप्लेन किया था। जैसे कि इसमें है कि ये देखिए थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम, ये एटम है और जो बेस है वो सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और बीच बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके लिए जो है जो इन्होंने एटम के मॉडल की डिस्कवरी करी थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ में मिला था 1906 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी ना, तो इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। थॉमस ने क्या प्रपोज किया था, इन्होंने कहा था एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, मतलब एटम जो है उसका जो पूरा बेस होता है, स्फीयर होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन्स होते होंगे और बीच बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो एकदम इक्वल होगा, मतलब बिल्कुल सेम पावर होगी। अगर मान लो माइनस में 12 पावर है तो प्लस में भी 12 पावर होगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो निगेटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड में किसी भी एटम के अंदर, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल्दो Thomson's model explained that atoms are electrically neutral. एक्सप्लेन कर दिया कि that atoms are electrically neutral. The result of experiments carried out by other scientists could not explain
बाय दिस मॉडल एज, ठीक है। मगर इन्होंने बता दिया कि इस टाइप का कुछ है, बट आगे जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनके एक्सपेरिमेंट पे ये वाली जो चीज़ है ना जो इन्होंने बताई थी, वो बात सही हो करके नहीं निकल के आई। तो यानी कि इनकी जो थ्योरी थी इसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर थी। नेक्स्ट मॉडल जो हमारा आता है वो आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला पार्ट जो रदरफोर्ड मॉडल है ना एटम का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और थॉमसन जो मॉडल था एटम का वो। अब इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं एटम में। मतलब एक जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो हम लोग थॉमसन ने बता दिया था इलेक्ट्रॉन का, बट वो थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसकी लिमिटेशंस थी। तो अब रदरफोर्ड ने सोचा कि इसको अच्छे से पता किया जाए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स का। किस पर? थिन गोल्ड फॉइल। अब उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, मतलब गोल्ड की एक परत ली और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर स्ट्राइक करवाए। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है ना, मतलब उनको बहुत ही पतली से पतली लेयर चाहिए थी और गोल्ड फॉइल जो है वो 1000 एटम थिक हो सकती थी। अल्फ़ा पार्टिकल क्यों लिए? क्योंकि वो डबल चार्ज थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस थे। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे? हीलियम आयंस थे, ठीक है। और उनका मास क्या था? 4 यूनिट था। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि उसे काफ़ी पतला किया जा सकता था, और उन्होंने हीलियम के अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए थे क्योंकि उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये एक्सपेक्ट किया था उन्होंने कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम्स। तो गोल्ड के जो भी एटम्स हैं उसमें से अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं उससे क्या हो जाएंगे? अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम। सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं, मतलब जैसे कि ये फॉइल है, इसमें जब वो अल्फा पार्टिकल्स डालेंगे तो गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं उसमें से जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उससे जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आएगा या फिर कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल अगर एटम में होगा तो जहाँ पर भी आएगा ना वो पार्टिकल, क्योंकि वो हार्ड सा होगा थोड़ा, तो क्या करेगी, ये जो रेज होंगी ना ये पीछे की तरफ वापस चली जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने सोची थी। तो ये देखिए ये मॉडल है, ये गोल्ड फॉइल है, इसमें एटम्स हैं, है ना। गोल्ड फॉइल ये है, एटम्स हैं इसमें बहुत सारे। एटम्स के बीच में से क्या अल्फा पार्टिकल्स पास कराए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे ही पास हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो टेढ़े भी जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जैसे जा रहे हैं वैसे के वैसे वापस भी आ जा रहे हैं, कुछ इधर टेढ़े, मतलब टेढ़े मेढ़े, कोई तो सीधे निकल जा रहे हैं और कोई क्या हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े से पास हो रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, जो बीच में क्या होता है एटम के बीच में एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस से पास कर रहे थे ना वो तो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कोई टेढ़ा जा रहा था, कोई वैसा का वैसा वापस आ जा रहा था, कोई उससे डिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जा रहा था। और इस न्यूक्लियस के अलावा जहाँ से भी रेस पास हो रही थी वो सीधे सीधे पास हो जा रही थी। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। मतलब जो उन्होंने सोचा था ना कि इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, उसके मतलब बिल्कुल अपोजिट ही, बिल्कुल अलग से ही उनको रिजल्ट मिले। क्या थे? तो ज़्यादातर जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो तो स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फॉइल से। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि तेज़ी से चलने वाले फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, देखिए ज़्यादातर क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो गए हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वह डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल काफ़ी छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ से, है ना, ये ऐसे करके। तो कुछ अल्फा पार्टिकल काफ़ी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रीबाउंड। तो इसका मतलब है कि लगभग
12,000 में से एक जो है ना वो रीबाउंड वापस भी होकर के आ गया है। मतलब कुछ तो ऐसे करके निकल रहे हैं, कुछ ऐसे निकल रहे हैं, कुछ ऐसे निकल रहे हैं, और एक पार्टिकल कोई ना कोई एक जो है ना 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो रीबाउंड हो जा रहा है। तो इन अदर वर्ड्स रदरफोर्ड ये कहना चाहते थे कि इनके जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल हैं। मतलब ऐसे होंगे कि अगर आप लोग 12 इंच दूर, मतलब काफ़ी दूर से भी आप टिश्यू पेपर को जला रहे हैं और वो टिश्यू पेपर आपके ऊपर वापस आ जा रहा है। इस तरीके से 12,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक होकर के वापस आ जा रहा था। अब रदरफोर्ड ने ये सारी जो डिस्कवरी की थी ना, इसके लिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, और इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी ना रदरफोर्ड ने, तो इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में इसके लिए। तो हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोगों को बताते हैं कि अगर हम लोग एक फील्ड में चले जाएं, ठीक है, ओपन फील्ड में, और जहाँ पर क्या हो, एक दीवार हो, ठीक है, एक दीवार हो, एक बच्चे को एक बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध करके उसको कहा जाए कि तुम बॉल्स फेंको, तो उसे हर बॉल की आवाज़ आएगी। जब वो बॉल यहाँ पर दीवार पे लगेगी, वापस आएगी, तो आवाज़ आएगी उस बॉल की, है ना। बट अगर ऐसा किया जाए कि एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर मतलब दीवार नहीं है, दीवार की बजाय क्या है, बहुत सारे तार हैं, है ना, बहुत सारे तार हैं, तब बॉल फेंकी जाएगी तो कई बार क्या होगा कि तार के बीचों बीच से निकल जाएगी, है ना, तार के बीचों बीच से निकल जाएगी, और कई बार क्या होगा कि वो तार से टकराएगी, है ना। तो इसी तरीके का जो हमें आवाज़ आएगी, या कुछ जब तार से टकराएगी तो कुछ टेढ़ी होकर निकल जाएगी, और कुछ क्या हो जाएंगी, सीधी वापस आ जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है रास्ते में, जब रास्ते में कुछ आता है ना, तभी कोई चीज़ बाउंस बैक होती है या उसका एंगल चेंज होता है, और सब कुछ खाली होता है तो सीधा सीधा निकल जाता है। इसका मतलब एटम के बीचों बीच या एटम में कहीं अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो वापस भेज रही है या एंगल को चेंज कर रही है, और वो चीज़ क्या निकली, वो चीज़ निकली न्यूक्लियस। तो सिमिलर रीजंस जो हैं इन्होंने दे दिए अल्फा पार्टिकल के, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना एटम के अंदर वो तो खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो देखा था हमने कि मतलब ज़्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल मतलब सीधे सीधे निकल गए थे, है ना, डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर स्पेस जो है एटम का वो खाली है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो मतलब बहुत ही कम जो है एटम्स पास, मतलब ज़्यादातर तो पास हो गए थे, बहुत ही कम डिफ्लेक्ट बैक हुए थे। इससे हमें पता लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो ऑक्यूपाई करता है एक एटम में, वो बहुत कम है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, जब वो पॉजिटिव चार्ज से टकराए तो वो वापस आ गए। और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री, मतलब जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल होता है स्ट्रेट, सीधा, तो जैसे गए वैसे वापस आ गए, ऐसा बहुत ही कम हुआ। इससे हमें पता लगता है, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो हमें क्या पता लगता है इससे, कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बहुत ही कम स्पेस में है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे सीधे वापस आ गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस में है और बहुत ही कम वॉल्यूम भी ये ले रहा है। इस डाटा से उन्होंने कैलकुलेट किया कि न्यूक्लियस का जो भी रेडियस होगा ना, मतलब देखिए एटम जो है कितना बड़ा है, एटम जितना भी बड़ा है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो उससे 10⁵ टाइम्स क्या होगा, छोटा होगा। 10⁵ टाइम्स छोटा होगा एक न्यूक्लियस पूरे अपने एटम से, ये उन्होंने कंक्लूड किया। तो इस बेसिस पे जो उन्होंने रदरफोर्ड ने पूरा का पूरा न्यूक्लियर मॉडल दिया था, ये था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसके ये फीचर्स थे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो अभी हमने पढ़ी और इससे पहले ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर मॉडल में क्या पढ़ा, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एटम में एक पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर है, एक सेंटर ऐसा है एटम के बीचों बीच कि जो है पॉजिटिवली चार्ज, और नियरली जितना भी मास है ना एटम का, वो सारा का सारा इसी में रहता है। तो एटम जो है, ये देखिए जो एटम है ना, उसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस है।
एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये पहली फाइंडिंग थी इनकी, रदरफोर्ड की। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो गोल गोल घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो एटम के साइज से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको ये वाला, ये जो है ना न्यूक्लियर मॉडल, ये आपको याद करना है। क्या याद करना है कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, मतलब एक एटम में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। फिर सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में। फिर साइज जो है न्यूक्लियस का वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यही चीज़ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में यही आएगा। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था, उसके फीचर्स क्या थे। अब ड्रॉबैक्स क्या हुए इसके, इसमें कमियां क्या थी। तो देखिए, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे जा रहा है तो एट एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड गो अंडर एक्सेलरेशन। मतलब उसको क्या चाहिए होगा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर गोल 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 घूम रहा है तो उसको एक्सेलरेशन, मतलब आप समझ लीजिए उसको एक एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब वो घूम रहा होगा ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। अब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो उनमें चार्ज आ जाएगा जब वो गोल गोल घूम रहे होंगे, और वो रेडिएशन फैलाने लगेंगे हर तरफ। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो रेडिएशंस को फैलाने लगेंगे। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो फिर ऐसा क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना चारों ओर घूम रहे होंगे, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी रेडिएट करते करते, और ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा। और इस अगर ऐसा ही होता है तो एटम तो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। मगर हम लोगों को पता है कि एटम तो क्वाइट स्टेबल है, वो ख़त्म तो नहीं होता है। तो ये इनका ड्रॉबैक था। तो देखिए क्या था सिंपल भाषा में कि एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो भाई कुछ एनर्जी क्या कर रहे होंगे, कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। अगर वो एनर्जी निकाल रहे होंगे तो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अगर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और न्यूक्लियस फट जाएगा पूरा का पूरा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मगर एटम तो अनस्टेबल नहीं होता, एटम तो स्टेबल होता है। तो भाई ये थी रदरफोर्ड के मॉडल की दिक्कत। अब इस दिक्कत को हटाने के लिए हमारे पास आगे आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जो बोर है ना वो एक और एटम का मॉडल देकर के हमें बोर कर देते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बोर मॉडल ऑफ एटम, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो ऑब्जेक्शंस आए थे वो इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी नील बोर ने। इन्होंने क्या कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो इन्होंने ये बात कही कि जो एटम है उसके अंदर स्पेसिफिक, डिस्क्रीट मतलब हो गया कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। और जब वो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना तो वो कोई एनर्जी बाहर निकालते ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्बिट है, सपोज करिए इसी ऑर्बिट में ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, और जब वो ऐसे करके इसमें घूम रहे हैं ना तो वो कोई एनर्जी बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं। एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे तो अनस्टेबल नहीं होगा और वो घूमते रहेंगे। इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था अपने वर्क के लिए 1922 में, फॉर द डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इनकी काफ़ी सारी थ्योरी हैं, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, ये सारी की सारी इनकी थ्योरीज हैं। तो इन्होंने इन ऑर्बिट्स को क्या कहा, ये ऑर्बिट्स कहीं या फिर शेल कहा, इसको एनर्जी लेवल्स भी इन्होंने बताया। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, केमिस्ट्री के लिए, 10th में, 11th में, 12th में, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ये अच्छे से आप याद करिए। ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एटम है। ठीक है, एटम के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद एटम की बहुत सारी शेल्स होती हैं। तो इन्होंने जो बोर है इन्होंने नाम दिया अलग अलग शेल्स को, KLMN, है ना, KLMN इन्होंने नाम दिया हर शेल को। तो जैसे कि तो इन्होंने अलग अलग शेल को अलग अलग नाम दे दिया। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली ये वाली शेल K, फिर L, फिर M, फिर N, इसी तरीके से अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो मूव करेंगे। तो दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर KLMN, और इनका नंबर होगा, K का नंबर है 1, L का नंबर है 2, M का नंबर है 3 और N का नंबर है 4। तो अलग अलग इनके नंबर हैं, ये जो शेल्स हैं इनके। ठीक है, अब इन शेल्स का क्या काम होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे।
न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं 1932 में जो जे चैडविक थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक और एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम का। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन भी हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स। तो एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिला जो कि था न्यूट्रॉन। उसका कोई भी चार्ज नहीं था। चार्ज तो नहीं होता है न्यूट्रॉन का बिल्कुल भी, न्यूट्रल होता है, मगर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, मगर इसका जो मास होता है ना, भार जो होता है वो इसका प्रोटॉन की बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूट्रॉन्स भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो सब में जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं, हर किसी में होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इम्पॉर्टेंट, क्या हर एटम में न्यूट्रॉन होते हैं? नहीं, हर में नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके एटम्स में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। और हम इसको एन सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम का मास हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। मास ऑफ एटम हम लोग निकालते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से। अब आगे हमारा आता है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? KLMN, ये हम लोगों ने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन का, बट बिल्कुल ढंग से अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग अब आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो बोर और बरे इन दोनों ने मिलकर बताया था। इन्होंने बताया था कि कई सारे रूल्स होते हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक शेल में आ सकते हैं वो एक फॉर्मूला है हमारा 2n²। 2n² ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और बताते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो k के लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 2n², n 2n² हो गई है ना। अब 2n² में n की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो k में कितने आ जाएंगे? k में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 2n² है। 2n² फॉर्मूला है। k में, k का मतलब है n की वैल्यू 1, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2। फिर KL, L में n की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इस n में 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो L वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। L वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। M में n की वैल्यू क्या है? 3। तो 2 इंटू n² मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 2 यानी कि 18। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं KL M N। तो N में होते हैं 32, तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो KLMN शेल में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे बाहर वाली जो शेल होगी ना, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली होगी, उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी शेल हो, KLMN। अगर वो सबसे बाहर की है ना तो उसमें सिर्फ 8 ही रख सकते हो आप, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो बाहर वाली जो है उसमें आप मैक्सिमम 8, इससे कम तो रख सकते हो बट ज़्यादा नहीं रख सकते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में बहुत कम आएगी कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिर ये 32 और 18 ये सारी के सारे कैसे आएंगे। ये है कि इतने उसमें आ सकते हैं, मतलब अगर ऐसे होगा जैसे कि खूब सारे शेल हैं, तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे, इसमें 18 आ जाएंगे, इसमें 32 आ जाएंगे। फिर मगर जो आउटर मोस्ट होगी ना उसमें हम लोग 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। आउटर मोस्ट में हम लोग 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, अंदर वाले में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस इनर शेल आर फिल्ड। और जब तक अंदर वाली शेल नहीं भर जाएंगी तब तक हम बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते। पहले अंदर की सारी फिल होंगी, जैसे 2, फिर 8, फिर 18 है ना, फिर उसके बाद ही हम लोग बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। तो ये कुछ है स्टेप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों को दे रखा है। लिथियम में कितने होते हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम में, तो इस तरीके से रखेंगे। बेरियम में इतने होते हैं, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग उनको किस तरीके से रख सकते हैं वो हमें इसमें दिखाया गया है। हाँ, फिर आगे हमारा इसमें आता है वैलेंसी।
बस अब ये वाला वैलेंसी देखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कितने हम लोग शेयरिंग करने के बाद एकोमोडेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो अलग अलग शेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बाहर वाले जो शेल होगा ना, कई सारे शेल होते हैं एक एटम में, सबसे बाहर वाला जो शेल होगा तो उसको हम लोग, सबसे बाहर वाले शेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि जो एटम होता है, देखिए एटम है, एटम में बहुत सारे शेल है, कितने भी शेल हो सकते हैं, मगर सबसे बाहर वाला जो शेल होगा उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। इसमें देखिए सबसे बाहर वाला शेल ये है, ये वैलेंस शेल है। सबसे बाहर वाला जो भी शेल होगा उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इन्होंने हम लोग को बता दिया था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना, कंप्लीटली फिल्ड। मगर हम लोगों ने ये भी कई बार देखा है कि 8 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, बट 8 से कम तो हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कितने भी हो सकते हैं। फिर हम लोगों की जो आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, उसमें केमिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर शेल बाहर का पूरा भरा हुआ है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बहुत ही कम एक्टिव होगा। और इस तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग इनर एलिमेंट्स कहते हैं। अगर बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरीके के हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, वैलेंस शेल में 2 हैं, तो मतलब ये बिल्कुल स्टेबल होगा, अब ये किसी से छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए ये यहाँ पर जितने भी ये जो इनर्ट एलिमेंट है ना, इनर्ट एलिमेंट सब में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बस एक हीलियम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो इनर्ट भी है। इनर्ट का मतलब होता है अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक हीलियम ऐसा इनर्ट एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इनर्ट गैसेज और इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे, अभी हमारे में सिलेबस में इतना नहीं है इनके बारे में, ठीक है। तो अब क्या हो गई वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है, सबसे पहले ये वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि सपोज करिए हर किसी को ना स्टेबल होना होता है, हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, हर एटम यही चाहता है। तो सपोज करिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसको कितने चाहिए होंगे? इसको स्टेबल होने के लिए 5 और चाहिए होंगे, है ना। बट 5 लेना बड़ा मुश्किल है और 3 देना आसान है। तो ये क्या करेगा? ये 3 दे देगा किसी को, जिसको 3 चाहिए होंगे ना, जिसके 5 होंगे वो इससे ले लेगा। तो मतलब एक शेयरिंग सी होती है, कंबाइन करते हैं ये एक दूसरे से, अलग अलग एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 5 हो जाएं, सॉरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाएं और वो आराम से फिर बैठे रहें, आराम करते रहें। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद अदर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वाज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। भाई रिएक्शंस क्यों होते हैं? इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होने का कारण यही होता है कि सबको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, सबको स्टेबल होना होता है। जैसे कि हर कोई, आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं बड़े होकर आपकी अच्छी जॉब लगे, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। और इतने सारे एटम्स केमिकल रिएक्शन भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है, उन्हें अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन वॉज सेट टू पोजेस एन ऑक्टेट। तो जिस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कह देते हैं कि ये तो ऑक्टेट है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसे ऑक्टेट कहते हैं। और वो कैसे पा सकता है? बाय शेयरिंग, गेनिंग एंड लूजिंग। 3 तरीके हैं, या तो आप शेयर कर लो दूसरे के साथ, या तो आप दूसरे से ले लो, या तो आप दूसरे को दे दो। ये 3 वे होते हैं जिससे आप लोग एक कंप्लीट ऑक्टेट बना सकते हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब हमें ऑक्टेट बनाना होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए हम लोग शेयरिंग गेनिंग एंड लूजिंग कर रहे होते हैं। गिव्स अस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। तो वैलेंसी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी हम लोग जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग लूजिंग एंड शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में की जो कैपेसिटी है ना, या तो देने की या तो लेने की या तो शेयर करने की, वो होती है वैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे के सारे एटम्स होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। बाहर वाला जो शेल है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कोई दूसरा जिसे चाहिए ना उसको ये दे देता है, भाई तुम ले लो और मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, उनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 भी क्या करते हैं, वो 2 दे देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में वो फुल के क्लोज होंगे, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन में 7 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो 7 देना तो बड़ी मुश्किल काम है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक से एक ले लेते हैं, तो अंदर वो एक ले लेते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब ने क्या किया, इन सब ने लूज कर दिए, और क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं गेन। ठीक है, क्योंकि इनके पास 7 होते हैं तो एक लेना आसान होता है। हेंस वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 electrons from the octet and thus gives you valency of 1 for fluorine। तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि फ्लोरीन ने एक एटम लिया है। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 2 दिए हैं। तो अगर आपने कुछ लिया है या तो कुछ दिया है, तो जितना लिया है और जितना दिया है ना वो आपकी वैलेंसी हो जाएगी। तो फ्लोरीन ने कितने दे दिए, सॉरी फ्लोरीन तो लेता है, फ्लोरीन के 7 थे, फ्लोरीन ने कितने ले लिए, फ्लोरीन ने 1 ले लिया, तो 1 क्या हो गई फ्लोरीन की, 1 हो गई फ्लोरीन की वैलेंसी। ठीक हो गया। तो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन द सिमिलर वे फॉर ऑक्सीजन, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज, तो वैलेंसी क्या होगी ऑक्सीजन की, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ऑक्सीजन का पढ़ा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6, तो 6 है इसके पास, भाई 6 के 6 देना बड़ा मुश्किल है, तो ये 2 क्या करेगा, ले लेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है हमारी 2। इससे पहले जो 3rd चैप्टर है ना उसमें जो एटॉमिक नंबर का चार्ट है वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के चार्ट की हेल्प से आप लोग देख लेंगे कैसे बनाएंगे। 8 है तो सबसे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 2 के बाद फिर कितने आएंगे, कितने बचे, 8 - 2 6 बचे, तो आउटर मोस्ट में 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 ले लेगा, तो 2 हो जाएगी वैलेंसी उसकी। तो therefore atom of each element has the definite combining capacity, it is called valency। सिंपल सी डेफिनेशन है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसके पास एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो लूज करना, या तो गेन करना, या तो शेयर करना, ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की। और कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की, उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो each atom has an definite combining capacity called its valency। ठीक है, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो है वो टेबल 4.1 आपकी जो है वो दे रखी है, 4.1 है, ये यहाँ पर दे रखी है सबकी वैलेंसी। ये देखिए, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, क्योंकि हीलियम क्या है 2 स्टेबल है, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2 है ना, सबकी वैलेंसी हमें दे रखी है। तो अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि इसको इतने में कवर ही कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आप भी, आपकी क्लास भी बड़ी हो गई है तो बड़े वीडियोज़ देखने की आदत डाल लीजिए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस के बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का जो पार्ट है। इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में देखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप लोग अगर फर्दर परस्यू करेंगे, 10th हो, 11th 12th ग्रेजुएशन कुछ भी हो, सब में एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए अभी अच्छे से इसको हमें कर लेना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि एक एटम में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स जो है ना वो एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम लोगों को कैसे पता लगता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमें बताते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब ये देखिए, ये हमारा एटम हो गया, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बीच वाला क्या है? एटम के अंदर जो है ये न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे ना, जितने भी प्रोटॉन होंगे उनको गिनने के बाद हम लोगों को पता लगेगा कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम गिव्स एटॉमिक नंबर। और इसका जो हम साइन है वो हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जितने भी एटम्स होते हैं ना एक एलिमेंट के, सपोज करिए एक एलिमेंट है ऑक्सीजन O2, ठीक है। O2 में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे ना O2 में, सबका एटॉमिक नंबर सेम टू सेम होगा, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट चाहे कोई भी हो, जितने भी चाहे जितने भी उसके अंदर एटम्स हो, हर एक एटम के अंदर जो हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक ही होगा, सेम होगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सारे के सारे एटम में। एक एलिमेंट में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, चाहे जितने भी एटम हो सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। तो एलिमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं ना उसी के हिसाब से हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन हमें मिलता है। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ से? ये वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट मास नंबर। आफ्टर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी इससे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। उससे हम लोगों को समझ में आया कि किसी भी एटम में जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा कम मास होता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, सारा मास उसी से आता है। These are present in the nucleus of an atom। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस जो होता है ना एटम का उसमें प्रेजेंट होता है। ये एटम है और इस एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस। तो मास जो है ना एटम का वो कहाँ पर मिलता है? सारा का सारा न्यूक्लियस पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है। कार्बन का जो मास है U जो है ना, यहाँ पर ये जो U है, इस U का मतलब होता है यूनिट, क्योंकि हमने हर चीज़ की यूनिट होती है, हर चीज़ की। जैसे कि टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। मास की यूनिट क्या होती है? kg, है ना। तो इसी तरीके से हर चीज़ की एक यूनिट होती है कि कितने किलो का है, इसका वेट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर, सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो मास है ना, हम लोगों ने जो मास नंबर वगैरह लिया हुए हैं इनकी यूनिट हम लोगों ने रखी हुई है U। हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, वो पूरे इंटरनेशनली डिसाइड किया जाता है कि इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मास नंबर जो है हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन जो है उसका मास है 12 यूनिट, 12 U। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम लोगों ने पहले एटॉमिक नंबर देखा था। एटॉमिक नंबर किसके वजह से था? एटॉमिक नंबर था सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से। एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं, गिनते हैं। मास होता है बाहर किसी भी चीज़ का वेट। तो वेट कितना होगा?
उसके हिसाब से तो प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में वेट होता है, तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज 12 बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं कार्बन में, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 12 हो गया। सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 है मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आपको ये गिनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड है, हमें बता दिया गया है कि इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसका मास नंबर ये है, इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं, इसमें इतने न्यूट्रॉन्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वेल डिफाइंड हमारे पास प्रेजेंट है। तो सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, 27 यूनिट है, 13 प्रोटॉन्स प्लस 14 न्यूट्रॉन्स इसमें है। तो मास नंबर का डेफिनेशन हो जाएगी, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा, मास नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उनका जो सम होता है ना। मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल गिव मास नंबर। इन द नोशन of an atom, atomic number, mass number and the symbol of the element are written as this। तो कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे लिखा जाएगा, सपोज करिए नाइट्रोजन है, तो ऊपर हमारा आता है मास, ठीक है, और नीचे आता है एटॉमिक नंबर। ऊपर आता है मास नंबर और नीचे आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। हमें एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका मास नंबर है 14, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे N 7 and 4, ठीक है। तो अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना इसके, ये तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में अलग से देखेंगे। अब 2 टॉपिक और बचते हैं इसमें, और वो हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो हम लोगों को आइसोटोप्स इस तरीके के एटम्स होते हैं नेचर में, अ नंबर ऑफ एटम्स, काफ़ी सारे एटम्स ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए, उनके एटम्स हमने देखे, हमें पता लगा कि उनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा। सपोज करिए ये ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जो है ना, अगर इसका सपोज करिए एक्स है एटॉमिक नंबर, तो बी का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक्स होगा, मगर इनका जो मास नंबर है ना वो अलग होगा। इसका मास नंबर सपोज करिए 4 है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, 6 होगा, मगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सपोज करिए 2 है इसका, तो इसका भी 2 होगा, मगर मास नंबर दोनों के अलग अलग होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का हमें एग्जाम्पल आइसोटोप में जब भी आएगा तो आपको हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीशीज, ठीक है। हाइड्रोजन ना 3 फॉर्म में मिल जाता है हमें। किस किस फॉर्म में मिलता है, एक तो प्रोटियम की फॉर्म में मिलता है, एक ड्यूट्रियम की फॉर्म में मिलता है और एक ट्राइटियम की फॉर्म में हमें मिलता है। तो हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। किस किस फॉर्म में मिलता है, प्रोटियम में मिलता है एक तो, ठीक है, और एक ड्यूट्रियम में और एक ट्रीटियम की फॉर्म में हमें मिलता है। तो प्रोटियम में, हाँ देखिए ऊपर हम लोग, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। अभी हमने देखा आइसोटोप है ये, तो इनका क्या है, आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर, हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इनका जो टॉप है ना, टॉप क्या हो गया, एलिमेंट का टॉप ये हो गया, बेस ये हो गया ना, समझने की ट्रिक है बस। इनका टॉप डिफरेंट होता, अलग होता है, और इनका बेस सेम होता है, ठीक है, क्योंकि बेस में आता है एटम। आप तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं मगर इनके मास नंबर अलग होते हैं आइसोटोप के। एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ सम एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स, सपोज करिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन ऐसे करके नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाले देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 सब एटॉमिक स्पीशीज़ हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रीटियम। इनके जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर हम लोग कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, सिंबल ले लीजिए एलिमेंट का आप लोग। इससे पहले वाली जो चैप्टर है 3rd चैप्टर, उसमें हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े हैं हमने। ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, इस तरीके से है ना। तो हम लोग एटम
जो है कोई भी एलिमेंट है ना उसका सिंबल लिख देंगे। सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका मास नंबर होता है 14। तो हम लोग एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। इसी तरीके से हम लोग को पता लगता है कि आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, सम एलिमेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर उनका मास नंबर अलग अलग होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रोजन के एटम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। एटॉमिक नंबर जो है देखिए सबका सेम है बट ऊपर देखिए मास नंबर सबका अलग अलग है। एटॉमिक नंबर ऑफ 1 हर किसी का 1 है मगर मास नंबर अलग अलग है। अदर ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग को मिल जाएंगे कार्बन के। ठीक है, कार्बन देखिए एक कार्बन की जो फॉर्म है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 है बट मास नंबर देखिए अलग अलग है। क्लोरीन में भी इसी तरीके से क्लोरीन की फॉर्म है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। तो अब एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आता है कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब एटम्स है सेम ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, ऑक्सीजन है, ठीक है, सेम ही एलिमेंट है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये है डेफिनेशन, अच्छे से याद करनी है। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखिए थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। तो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number. Isotopes are defined as atoms of same element having same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो ये डेफिनेशन याद करनी है अच्छे से। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। अब आगे और बताते हैं हमें, मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोटोप्स के मिक्सचर्स टाइप के हमारे होते हैं। ठीक है, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। हर आइसोटोप जो होता है ना एलिमेंट का वो अपने आप में प्योर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोटोप्स की वो सिमिलर होती हैं मगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन का आइसोटोप का एग्जांपल लिया था ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो तो बिल्कुल क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी मगर जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लोरीन जो है नेचर में अकर करता है 2 टाइप के आइसोटॉपिक फॉर्म में। मास है दोनों के, एक का 35U है, एक का 37U है। रेशियो 3:1 है। ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम का मास हम लोग क्या लेंगे, तो क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम हैं तो हम लोग एक नहीं ले सकते, तो हम दोनों क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। 35 है तो 35 इंटू क्या करा हमने, 35, यहाँ पे 35 ले लिया, यहाँ पे 37 ले लिया, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो देखिए क्लोरीन जो है ना 2 फॉर्म में अकर करता है, एक का मास होता है 35U, एक का मास होता है 37U और इनका रेशियो क्या है, ये है। मतलब ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है, और कम कौन सा है, ये वाला है। तो 3:1 में है, तो 3:1 का मतलब हो गया 3:1। टोटल क्या हो गया इनका, 4 हो गया। तो अगर हम लोग 100 में डिवाइड करें इसको तो एक हो गया 25 1 के लिए और बाकी बचा हुआ 25 में से कितना, 75 बच गया। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है ये। तो हम लोगों ने एवरेज करा। आप सिंपल सी चीज़ ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो क्लोरीन 2 तरीके का आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एक का मास था 35U, एक का मास था 37U। इनका हम लोगों ने एवरेज ले लिया और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5U निकल गया। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटॉमिक मास जो है ना नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का हम लोग एवरेज मास के बेसिस पे लेते हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके। तो क्लोरीन के 2 थे है ना नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, तो हमने उनका एटॉमिक मास का उनका एवरेज ले लिया और निकाल लिया आंसर। अगर
कोई एलिमेंट है उसका कोई भी आइसोटॉप नहीं है, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर कोई एलिमेंट है उसका कोई आइसोटॉप है ही नहीं, मतलब वो अपने आप अकेला ही है, जैसे सपोज करिए सल्फर है, सल्फर का कोई आइसोटॉप ही नहीं है, मतलब इसके सिर्फ एक ही टाइप की सल्फर मिलती है नेचर में, इसके कोई डिफरेंट टाइप्स की नहीं मिलती है। तो हम लोग उसका मास नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर तो सिंपल हो जाता है। बट अगर एक ही सब्सटेंस के कई सारी फॉर्म मिलती है, जैसे हाइड्रोजन की 3 फॉर्म में हमारा हाइड्रोजन हमें मिलता है, तो फिर हम लोगों को अलग अलग करके सबका जो मास नंबर आता है सबका एवरेज लेना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे उसका मास। अगर एक ही एक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम सबका एवरेज ले लेते हैं। तो बस यही है, इसमें आगे यही बताया हुआ है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एप्लीकेशंस आती हैं। सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस होता है यूजेस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की हमने देखा था सारी की सारी सेम होती हैं। तो ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ आइसोटोप्स की काफ़ी सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट है ये वाला, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप जो होता है यूरेनियम का इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आइसोटोप जो होता है ना यूरेनियम कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई जो आइसोटोप्स है ना वो फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो आप समझ लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो पेट्रोल होता है ना वो होता है यूरेनियम का आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप होता है ना वो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है आयोडीन का आइसोटोप। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है और आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। अब हम लोग आगे आइसोबार्स देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए कि लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40। तो एटॉमिक नंबर देखिए एक का 20 था और एक का 18 था, मगर दोनों का मास नंबर क्या है, मास नंबर कैल्शियम का भी और आर्गन का भी क्या है 40। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो यानी कि कैल्शियम का जो प्रोटॉन थे, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन थे और आर्गन में कितने प्रोटॉन थे 18, मगर दोनों का मास क्या निकल के आ रहा है 40। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है दैट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका हो जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो इसका ये हुआ 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं ए और बी, एटॉमिक नंबर इनका क्या है बिल्कुल डिफरेंट है मगर मास नंबर क्या है सेम है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, मास सेम है। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि आइसोटोप्स जो थे ना वो एटम्स थे सेम एलिमेंट के, मगर जो आइसोबार हैं वो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है मगर मास नंबर क्या है सेम है, तो उनको हम आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम हो गया और आर्गन हो गया। तो ये हमारे आइसोटोप्स होगा, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमने इस वीडियो में देखा। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।